सो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग हमारी एमसीक्यू सीरीज का सेशन नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने मौर्य एम्पायर उत्तर मतलब पोस्ट मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, गुप्त वंश या गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं हम इस पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कौन सा शिलालेख श्री गुप्त को आदिराज के रूप में वर्णित करता है? विच इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द श्री गुप्त एज आदिराज? देखो, सबसे पहली चीज तो हम लोगों ने ज्यादातर इस गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड जितने भी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो जितने भी राजा हमने देखे हैं उन्होंने अपने आप को या उनको कोई ना कोई उपाधि दी गई है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमको जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले श्रीगुप्त की बात करते हैं। तो श्रीगुप्त को आदिराज की जो उपाधि थी वो उसका मतलब वितरण हमको कहां देखने को मिलता है? कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। देखो, सी तो हमको अगर याद करो तो प्रयाग प्रशिष्टि है। प्रयाग प्रशिष्टि में हमको किसके बारे में देखने को मिलता था? समुद्रगुप्त के बारे में हमको इसमें देखने को मिला है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर बात करें तो श्रीगुप्त कौन थे? हमारे गुप्ता डायनेस्टी के क्या थे? फाउंडर बोले जाते हैं। ठीक है, संस्थापक कौन थे? हमारे श्रीगुप्त थे। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो इनका जो वितरण है किस इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है? श्रीगुप्त को आदिराज की उपाधि दी गई थी तो हमारे ताम्रपत्र शिलालेख में देखने को मिली थी, या बोल सकते हैं कि कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में देखने को मिली थी। क्लियर हो गई? और ये जो इंस्क्रिप्शन थी वो किसने लिखी थी? प्रभावती ने। प्रभावती गुप्ता ने। ठीक है, अगर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन या ताम्रपत्र शिलालेख की बात करूं तो उसमें किसका उल्लेख है कि श्रीगुप्त को किस नाम से बताया गया है? आदिराज के नाम से बताया गया है। और जो बोल सकते ताम्रपत्र शिलालेख है वो किसने लिखी थी? प्रभावती गुप्ता ने। ठीक है, प्रभावती गुप्ता के द्वारा ये बनवाई गई थी ये शिलालेख, तो वो उनकी क्या है, उनके द्वारा लिखी गई थी। और अगर प्रभावती गुप्ता की बात करूं तो ये कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट की डॉटर है। चंद्रगुप्त फर्स्ट की, और उनकी मम्मी का मदर का नाम क्या था? कुमार देवी, तो उनकी पुत्री का नाम है। ठीक है, प्रभावती गुप्ता। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, गुप्त किसके सामंत थे? ठीक है, जो गुप्त एम्पायर के लोग थे वो किसके सामंत थे? द गुप्त वर द फ्यूडिटरीज ऑफ हुम? साक्य डायनेस्टी, चोलास, कुशन और इंडो यूनानी। तो सब लोग सी आंसर कर रहे हैं, तो हमारा सही आंसर क्या है? कुषाण। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि जो गुप्त एम्पायर के लोग थे या गुप्ता लोग जो थे वो किसके सामंत थे, तो कुषाण वंश के सामंत थे। क्लियर हो गया? सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो, किस गुप्त शासक ने महाराज की उपाधि धारण की थी? विच गुप्ता रूलर टुक द टाइटल महाराजा? तो इसमें मिक्स्ड आंसर देखने को मिल रहा है। कोई सी बता रहा है, कोई ए बता रहा है। ये थोड़ा सा समझ ध्यान से देखने की कोशिश करो, महाराजा की बात कर रहा हूं मैं। महाराजा की उपाधि की बात करें या महाराजा टाइटल की बात करें तो वो किसने अपने आप को दी थी? घटोत्कच ने दी थी। ठीक है, घटोत्कच कौन से? हमारे सेकंड रूलर थे श्री गुप्त के बाद में। ठीक है, अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा। इसको कंफ्यूज मत करना। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ लिया? एक आदिराज के बारे में पढ़ लिया और एक महाराज के बारे में पढ़ लिया।
अब नेक्स्ट देखो, विच गुप्ता रूलर इशूड कॉइन्स इन द जॉइंट नेम्स ऑफ हिज क्वीन एंड हिमसेल्फ, या किस गुप्त शासक ने अपनी रानी और स्वयं के संयुक्त नाम के सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त वन, घटोत्कच, समुद्रगुप्त और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग क्या बता रहे? ए बता रहे, तो इसका सही आंसर क्या है? चंद्रगुप्त वन। ठीक है, तो इसका हमको कैसे पता चलता है? तो चंद्रगुप्त वन ने क्या बनवाए थे? कुछ गोल्ड कॉइन इशू करवाए थे, गोल्ड कॉइन बनवाए थे, उनमें उनका नाम, ठीक है, चंद्रगुप्त का नाम, और साथ में उनकी वाइफ का नाम, उनकी पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी। उनका नाम हमको किस में देखने को मिलता है? उस सोने के सिक्के पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो उससे हमको पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने अपना नाम और अपनी वाइफ का नाम किस पे छपवाया था? हमारे सोने के सिक्के पे। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त वन की, तो चंद्रगुप्त वन ने अपने आप को कौन सी उपाधि दी थी? अब यहां पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, महाराजा आदिराज। ठीक है, तीनों अलग अलग है। महाराजा अपने आप को किसने बुलाया था? घटोत्कच ने बुलाया था। आदिराज अपने आप को किसने बुलाया था? श्रीगुप्त ने बुलाया था। और सब दोनों को मिला दूं, महाराजा आदिराज किसने अपने आप को उपाधि दी थी? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने या चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो तीनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा सोने के सिक्के पे किसका नाम लिखा गया था? चंद्रगुप्त का, और साथ में उनकी पत्नी कुमार देवी का। और कुमार देवी की बात करूं तो कुमार देवी जो थी वो कहां की राजकुमारी थी? लच्छव की। ठीक है, लच्छवी जो राज्य था वहां की राजकुमारी थी। ठीक है, कुमार देवी की बात करोगे तो कुमार देवी कहां की राजकुमारी थी? लच्छवी राज्य की। ठीक है, इसके आगे आप एक क्वेश्चन भी आएगा, उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहां से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है कौन कौन सी उपाधि किस किस वो शासक से रिलेटेड है। आंसर आने शुरू हो गए। फर्स्ट का बी, ये तो पता चल गया, चलो ठीक है। सेकंड का ए, ठीक है। थर्ड और फोर्थ का बताओ। थर्ड और फोर्थ का भी बताओ सभी अब। फर्स्ट और सेकंड तो चलो ठीक है, क्लियर हो गए। थर्ड, कुमार गुप्त को किस उपाधि से बुलाया जाता था और स्कंद गुप्त को किस नाम से बुलाया जाता था? ठीक है, यहाँ पे अगर हम मिलाने की कोशिश करें तो चंद्रगुप्त को क्या किस नाम से बुलाया गया था? ठीक है, महाराजा आदिराज के नाम से जाना जाता था। ये इस तरीके की उपाधि उनने अपने आप को दी थी। फिर इसकी बात किसकी करूं मैं? समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त ने अपने आप को क्या उपाधि दी थी? महापराक्रमी। ठीक है, वो प्रमाकमी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं वो महाप्रमाकमी है हमारा, इस तरीके से। फिर अगर इसकी बात करूं कुमार गुप्त की, तो कुमार गुप्त को क्या बुलाया जाता था? महेंद्र आदित्य के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, हमारे अगर कुमार गुप्त की बात करें तो कुमार गुप्त को किस नाम से बुलाया जाता था? महेंद्र आदित्य के नाम से बुलाया जाता था। और स्कंद गुप्त की बात करूं तो स्कंद गुप्त को क्या बुलाया जाता था? ठीक है, शाकरो रोपना, मतलब कि बेसिकली बोल सकते हो अपरूटर्स ऑफ द शाक, शाकों का उगाड़ने वाला। ठीक है, शाक से जिनकी लड़ाई हुई थी तो उसको उखाड़ के फेंकने के लिए उन्होंने अपने आप को क्या उपाधि दी थी? ठीक है, शाक रोपना। क्लियर है? तो इस तरीके की ये चीज आप रिलेटेड याद कर लेना कि चंद्रगुप्त को क्या उपाधि दी थी। तो याद रखना, महाराजा, महाराजा आदिराज। फिर अगर समुद्रगुप्त की बात करो तो समुद्रगुप्त को क्या उपाधि दी गई थी?
पराक्रमी। फिर कुमार गुप्त की बात करूं तो कुमार गुप्त को किस नाम से क्या उपाधि दी गई थी? महेंद्रादित्य। और स्कंद गुप्त की बात करूं तो स्कंद रोपना। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखो, किस शिलालेख में कहा गया है कि दत्त देवी समुद्रगुप्त की पत्नी थी? ठीक है, विच इंस्क्रिप्शन स्टेट दैट द दत्त देवी वॉज द वाइफ ऑफ समुद्रगुप्त? सब लोग डी बता रहे हैं, मेहरौली। ज्यादा दूर मत जाओ, इनमें से इतना भी हिंट दे देता हूं कि इनमें से कोई जो एमपी में है ना, वहीं पे हम लोगों को शिलालेख में इसके बारे में पता चलता है, दत्त देवी के बारे में। ठीक है, अब सही आंसर आना स्टार्ट हो गए। तो हमको किस शिलालेख में देखने को मिलता है? ईरान शिलालेख में देखने को मिलता है। ठीक है, ईरान शिलालेख जो है वो कहां पर स्थित है? सागर में। ठीक है, सागर एमपी में, जो कि मालवा क्षेत्र में आता था हमारा। ठीक है, मालवा रीजन में आता था। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, तो अगर आप बात करोगे कि समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी था, उसका प्रमाण हमको कहां देखने को मिलता है? तो ईरान शिलालेख में देखने को मिलता है। और अगर समुद्रगुप्त की बात करूं तो ईरान शिलालेख, और साथ में एक और शिलालेख था जहां पे समुद्रगुप्त की इंफॉर्मेशन मिलती है, वो क्या थी? प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो दोनों में हम लोगों को समुद्रगुप्त की इंफॉर्मेशन देखने को मिली थी। क्लियर है यहां पे? नेक्स्ट देखो, वही हमारा आ गया प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद। इलाहाबाद अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, किसके द्वारा लिखा गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, कल पढ़ा था हमने। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द समुद्रगुप्त इज रिटन बाय। आंसर करिए सभी। तो सिंपल सा हमारा यहाँ पे आंसर है हरिसेन, ये हमने देखा था। ठीक है, समकालीन के बारे में भी देखा था कि हरिसेन जो थे किसके समकालीन थे? तो समुद्रगुप्त के समकालीन थे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, विच गुप्ता एम्पायर इज नोन ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो सब लोग सही आंसर कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, और इसके बारे में हमको कहां से पता चलता है, किसने बताया था? तो V.A. स्मिथ नाम के एक हमारे बोल सकते हो कि फिलोसोफर थे या हिस्टोरियन थे, उन्होंने इसका बोलो अपना उल्लेख एक किताब में किया है। ठीक है, तो उन्होंने समुद्रगुप्त को किस नाम से बुलाया गया है? भारत का नेपोलियन या नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेपोलियन के बारे में पढ़ा है आपने, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो नेपोलियन है। तो मैं उस स्टोरी में नहीं जा रहा हूं, पर उन्होंने असेंबल करके बताया कि बेसिकली समुद्रगुप्त ने जितने भी एक्सपीडिशन किए थे, या बोल सकते जितने भी आक्रमण किए थे, उन सारे आक्रमण कैसे थे? सक्सेसफुल थे। वो सारे आक्रमण में जीते थे, या उन्होंने जिस पे कब्जा करना चाहा था राज पे, उस पे कब्जा किया था। इसलिए उनको क्या किस उपाधि से बोला गया? V.A. स्मिथ ने क्या उपाधि दी? नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्योंकि नेपोलियन का भी अगर आपने देखा हो फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उसने जितने भी आसपास के फ्रेंच के पास में जितनी स्टेट्स थी, उनको अपना कब्जा बनाने की कोशिश की थी। अब उसके बारे में कभी और पढ़ाऊंगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, नंदा देवी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हमको पता है सबसे पहली चीज कि वो नालंदा जो यूनिवर्सिटी है वो कहां पर स्थित है? बिहार में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया किसने था? ठीक है, तो सिंपल सा है, किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो खराब किसने किया था? तो अगर 1193 AD की बात करूं तो उस टाइम पे कौन था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी ने उस पे आक्रमण किया
उसको लूटा, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी में घुस के पहली बात तो उसको ये लगा कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी तो देखकर उसको लग रहा था कि महल है, तो वो उसके अंदर घुस गया, और घुसने के बाद उसने वहां पे जितनी भी लूट, मतलब वो तो लूटने के लिए ही गया था, तो बेसिकली उसको लूटा, और जब उसको कुछ नहीं मिला तो आखिरी में वो वहां से जला के आ गया था उस पूरी यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कुमारगुप्त ने बनवाई थी, और डिस्ट्रॉय किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, किस गुप्त शासक को अश्वमेध यज्ञ का रक्षक का नहीं अश्वमेध का रक्षक कहा गया है? विच गुप्ता रूलर इज नोन एज द रिस्टोरर ऑफ अश्वमेध? ठीक है, तो अश्वमेध मतलब कि जो यश्वमेध यज्ञ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, उससे रिलेटेड है। तो सब लोग क्या ए आंसर कर रहे हैं? तो सही आंसर क्या है हमारा? समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ए आंसर हमारा फर्स्ट आंसर सही है। अब इसके बारे में हमको पता कैसे चलता है? कुछ ना कुछ सबूत तो होगा ना। तो देखो बेसिकली क्या हुआ था, समुद्रगुप्त जब भी कोई किसी राज्य पे कब्जा करता था, उसको जीतता था, तो उसके लिए वो क्या करता था, कुछ ना कुछ कॉइन जो रहते थे, सिक्के रहते थे, वो बनवाता था उसके नाम पे। ठीक है, बेसिकली क्या करता था, जब भी वो राज्य को जीतता था तो वो कुछ जो कॉइन है उनको इशू करवाता था, और इशू करवाने के बाद उसमें एक कॉइन में अपने आप को क्या लिखवाया था? अश्वमेध का रक्षक। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जब भी वो बोल सकते हो कि उसने एक राज्य को जीता या बहुत सारे राज्यों को जीतने के लिए वो क्या करता था? अश्वमेध यज्ञ करता था। ठीक है, और यश्वमेव यज्ञ करता था, तो इसलिए जब वो राज जीत लेता था तो राज जीतने के बाद एक कॉइन या सिक्के को इशू करता था, सिक्के बनवाता था, और उसी वो बोल सकते हैं बहुत से सिक्कों पे हमको किस तरीके का नाम देखने को मिला है? अश्वमेव का रक्षक। ठीक है, और साथ में किसका असेंबलेंस दिया गया है? वो समुद्रगुप्त का। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपने एक कुछ कॉइन इशू करवाए थे, और उन कॉइन पे क्या लिखवाया था अपने आप को? अश्वमेव का रक्षक। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, परनदत्त को सौराष्ट्र की प्राप्ति का गवर्नर नियुक्त किया गया था। परनदत्त वॉज अपॉइंटेड एज द प्रोविजनल गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र बाय, किसने बनवाया था परनदत्त को? तो सब लोग कुछ बी भी बता रहे हैं, पर ज्यादातर आंसर हमको डी में मिल रहा है। तो किसने बनवाया था? स्कंदगुप्त ने बनाया था। ठीक है, परनदत्त की बात करो तो परनदत्त को जो बोल सकते हैं कि सौराष्ट्र का प्रोविजनल गवर्नर किसने बनवाया था? तो स्कंदगुप्त ने बनाया था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने स्वयं को लच्छवी द्वैतित्र द्वैत्र कहा था? Which among the following Gupta empire called himself the Lichavi Dohitra? तो ज्यादातर आंसर हमको किस में मिल रहे हैं? ए में मिल रहे हैं, तो हमारा सही आंसर क्या है? समुद्रगुप्त। ठीक है, अगर थोड़ा सा सेमलेस मतलब बेसिकली देखने की कोशिश करो तो समुद्रगुप्त जो थे उनकी माता का नाम क्या था? कुमार देवी। और कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? लच्छवी राज्य की। तो बोल सकते हो कि लच्छवी द्वैत्र का मतलब है लच्छवी की राजकुमारी का सुपुत्र। ठीक है, इसलिए अपने आप को कौन सी उपाधि दी थी उन्होंने? लच्छवी द्वैत्र। तो लच्छवी द्वैत्र का मतलब देखो तो लच्छवी की राजकुमारी का सुपुत्र, इसलिए उन्होंने उसको नाम से बोला गया था। ठीक है, लच्छवी द्वैत्र का मतलब देखो तो क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, which among the following ruler was a tolerant to the other religion and was the patron of great Buddhist scholar वासुबंधु? ठीक है, तो वासुबंधु जो विद्वान बोल सकते हैं बौद्ध विद्वान थे, उन्होंने बोल सकते निम्नलिखित में से कौन से शासक ने निम्न धर्मों में प्रति सहिष्णु और
संरक्षक था महान बौद्ध विद्वान बोल सकते हैं वासुबिंदु के। तो रिलेटेबल आंसर हमको क्या मिल रहा है? समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त हमारा क्या है? सही आंसर है। तो हमको दो बुद्धिस्ट बोल सकते हैं भिक्षु के बारे में पता चलता है, एक है वासुबंधु और एक है हमारा अशंगा। अशंगा या अशंग के नाम से जिनको जाना जाता था। ठीक है, दो बुद्धिस्ट बोल सकते हैं भिक्षु थे जो कि समुद्रगुप्त के बारे में हमको बताते हैं उस टाइम पे धर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो दोनों थे, एक हमारे बोलते थे वासुबंधु थे और दूसरे कौन से थे? असंग या असंगा के नाम से जिनको हम जानते थे। क्लियर है? नेक्स्ट देख लो। रोम पर आक्रमण के साथ रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार समाप्त हो गया था। इंडियाज ट्रेड विद द रोमन एम्पायर केम टू एन एंड विद द इन्वेजन ऑफ रोम बाय द, मतलब कि रोम जो बोल सकते पहले रोम और बोल सकते रोम और भारत के बीच में व्यापार होता था, उस व्यापार को रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि रोम पे किसी ने आक्रमण कर दिया था। तो रोम वालों पे किसने आक्रमण किया था उस टाइम पे? ये बोल रहे हैं वो क्वेश्चन में। तो ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं? सी बता रहे हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है? हून्स। ठीक है, तो हून्स की बात करूं तो ये बोल सकते हैं कि सेंट्रल एशिया के क्या थे? नोमैडिक्स थे। ठीक है, जो हम बोल सकते हैं मध्य एशिया है ना, उस मध्य एशिया के कुछ बोल सकते हैं नोमैडिक लोग थे। तो उन्होंने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया था? रोम के ऊपर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और इन ह्यून्स ने इंडिया के ऊपर भी आक्रमण किया था, भारत के ऊपर भी आक्रमण किया था। किसके टाइम पे किया था? उस टाइम पे शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। इन्होंने रोम पे भी आक्रमण किया था, फिर इसके बाद भारत पे भी आक्रमण किया था। पर उस टाइम पे जो राजा था या शासक थे वो कौन थे? स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त की बोल सकते हो कि स्कंदगुप्त ने वो जीत तो ली थी लड़ाई, पर उस लड़ाई में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया था। और बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया था तो जो गुप्ता एम्पायर के पास बोल सकते कि उसका डिक्लाइन, मतलब कि बोल सकते कि अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी उस लड़ाई के बाद। किसकी? गुप्ता एम्पायर की या गुप्त वंश की। किस लड़ाई के बाद? ह्यून्स की लड़ाई के बाद। किसने लड़ी थी? स्कंदगुप्त ने लड़ी थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो। ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग रेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाइन विजिट इंडिया? चाइनीज यात्री फाइन किस गुप्त शासक के शासन काल में भारत आया था? तो हमारे को सी आंसर मिल रहा है सबके। तो सही आंसर क्या है हमारा? चंद्रगुप्त टू। ठीक है, तो जो फाइन था, जो बोल सकते चाइनीज ट्रेवलर था या चाइनीज यात्री था, वो किसके किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं उनको किस नाम से क्या उपाधि दी थी उन्होंने अपने आप को? विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त टू की बात करूं तो चंद्रगुप्त टू ने अपने आप को कौन सी उपाधि या कौन सा टाइटल दिया था? तो विक्रमादित्य दिया था। नेक्स्ट देखे। नेक्स्ट देखो अब स्टेटमेंट को। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ता इज नॉट ट्रू? गुप्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है ये देखना, गलत वाला निकालना है आपको बस। इसको पढ़ो सभी और आंसर करो। इसके लिए टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा। हम्म।
तो ज्यादातर लोग बी को बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे देख लो एक बार। उन्होंने मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था, ये चीज तो सही है। ठीक है, फिर अगर बात करें कि राजतत्व, बोल सकते हैं वंशानुगत तथा सिंहासन हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही के पास ही जाता था, ये चीज हमको देखने को मिली है क्या? हमेशा ऐसा नहीं हुआ है कि हमेशा ज्येष्ठ पुत्र के पास नहीं पहुंची है, तो हमारे हिसाब से ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, तो हमको गलत ढूंढना था, तो वो ऑप्शन हमको मिल गया है। और बाकी के ये दो भी हम लोग पढ़ लेते हैं हमारी नॉलेज के लिए। तो द जुडिशियल सिस्टम वॉज सो फार मोर डेवलप्ड देन इन द अर्लियर टाइम, या बोल सकते हो ये जो याग्निक प्रणाली पहले के समय की तुलना से कहीं अधिक विकसित थी। मतलब कि गुप्ता एम्पायर में जो भी बोल सकते हो न्याय किए जाते थे, तो न्याय की जो व्यवस्था थी वो पहले के एरा से कैसी थी? अच्छी थी। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। और लैंड टैक्सेस इंक्रीज एंड द टैक्सेस ऑन द ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्रीज, तो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो भूमि का जो कर था वो क्या 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 हो गया था? बढ़ गया था। पर वहीं पे अगर व्यापार की बात करूं तो व्यापार का कर कैसा हो गया था? घट गया था। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि उस टाइम पे जो बोल सकते हो कि जो राजतंत्र था वो उस तरीके से जो सिंहासन था वो हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को नहीं मिला है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, बाकी की स्टेटमेंट सही है। तो इनको ढंग से पढ़ लेना एक बार। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, गुप्ता वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? या बोल सकते हो कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी, वो गुप्ता डायनेस्टी को हम कौन सा एज बोलते हैं? गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो बोल सकते हैं कि स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों बोला जाता था उनको गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं कि स्वर्ण एज, ये स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। जो गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता वंश का जो पीरियड था वो किस चीज के लिए फेमस था इन सब चीजों में से? ठीक है, तो रिलेटेबल हमको सबको आंसर क्या मिल रहा है? आर्ट एंड आर्किटेक्चर, या कला या वास्तुकला। और इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो और किन किन चीजों में हम लोगों को बोल सकते हैं कि फेमस थे? बोल सकते हो गुप्ता एम्पायर साइंस की फील्ड में, मैथ्स की फील्ड में, ठीक है, और बोल सकते हैं कि हमारी लिटरेचर की फील्ड में। तो विज्ञान में भी उन वो बहुत ज्यादा फेमस थे उस टाइम पे। विज्ञान में भी बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिली थी। किस टाइम पे? गुप्ता वंश के टाइम पे विज्ञान में भी हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी। और साहित्य की भी बहुत सारी चीजें हमको किस वंश के टाइम पे देखने को मिली थी? हम के बोल सकते हैं गुप्ता वंश के टाइम पे या गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे इन सभी विषयों पे बहुत ज्यादा काम हुआ था। क्योंकि अगर हम आगे आर्यभट्ट के बारे में भी पढ़ेंगे तो वो आर्यभट्ट भी किस वंश से या किस एम्पायर के समकालीन थे? तो गुप्ता एम्पायर के ही समकालीन थे। ठीक है, तो इन सारी विषय पे बहुत सारी मतलब चीजें हमको देखने को मिली थी किसके टाइम पे? गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। इसलिए उसको कौन सा एज बोला जाता है? गोल्डन एज बोला जाता है या स्वर्ण युग बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे, बहुत सारे विकास उस टाइम पे हमको देखने को मिले थे अलग अलग फील्ड में। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, गुप्त गुप्तास की राज दरबार की भाषा क्या थी? द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज ऑफ गुप्ता बॉस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। तो सब लोग, कुछ लोग बी बता रहे हैं, भैया बी नहीं है, प्राकृत नहीं है। तो उस टाइम पे कौन सी भाषा बोली जाती थी गुप्ता एम्पायर के टाइम पे? संस्कृत बोली जाती थी। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे या गुप्त की राज दरबार में कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत भाषा बोली जाती थी। नेक्स्ट देखो, गुप्त काल के दौरान एक महान खगोल शास्त्री या जो गणितज्ञ थे, द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड द मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज। अब इनमें से बताइए भैया, दोनों चीजों को देखना, खगोल शास्त्र को भी देखना और गणित को भी देखना। ठीक है, तो सब आंसर क्या बता रहे हैं हमारे? आर्यभट्ट बता रहे हैं। तो सही आंसर क्या है? आर्यभट्ट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और अगर आर्यभट्ट की बात करूं तो आर्यभट्ट किसके दरबार में बैठते थे? चंद्रगुप्त
टू के दरबार में, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और उनकी अगर मैं एक बोल सकता हूँ पुस्तक की बात करूं, उनकी मेन पुस्तक का नाम क्या है? आर्य सिद्धांतिका। ठीक है। अगर बेसिकली बात करो तो उन्होंने कौन सी फेमस रचना की थी या कौन सी किताब लिखी? तो आर्य सिद्धांतिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो दोनों चीजों में देखोगे, खगोल में भी उनने चीजें बता के रखी थी, और गणित के मतलब बोल सकते हो फील्ड में भी उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की थी। जो जीरो है उसके बारे में हम लोग देखते हैं ना, जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने ही की थी। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग स्टॉप द ह्यून्स फ्रॉम इन्वेडिंग इंडिया? इसका पहले ही बता दिया मैंने। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने ह्यूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो अब सबको पता ही है, सबने सुना ही होगा। तो क्या है हमारा सही आंसर? स्कंदगुप्त। ठीक है। और इसका बताया था कि मैंने जो उस टाइम पे जो आक्रमण रोका था, उस टाइम पे उन्होंने बहुत पैसा खर्च कर दिया था, और उस अगर पैसा बहुत ज्यादा खर्च करने के कारण बाद में जो गुप्ता एम्पायर के जो बाद के लोग हुए थे उनके लिए पैसा कम हो गई थी, और जो अर्थव्यवस्था थी वो बेकार हो गई थी उसके टाइम पे। ठीक है, उसके बाद में, उस आक्रमण के बाद में। नेक्स्ट देखो, ब्रह्ममिहिर है, मतलब कि ब्रह्ममिहिर इनमें से क्या है? अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष यान है, पावर स्टेशन है, या प्राचीन खगोल शास्त्री है? ठीक है। तो क्या है हमारे? प्राचीन खगोल शास्त्री है। ठीक है। इन्होंने भी बोल सकते खगोल विषय में बहुत सारी रिसर्च की थी, और इनकी अगर फेमस बुक की बात करूं तो फेमस बुक कौन सी है? पंच सिद्धांतिका। ठीक है। उन्होंने कौन सी लिखी थी? आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्य सिद्धांतिका। और इन्होंने जो ब्रह्ममिहिर है उनकी फेमस किताब का नाम क्या है? पंच सिद्धांतिका। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रकट करते हैं? द कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवेल्स देयर लव फॉर म्यूजिक? कौन से शासक को भैया बोल सकते हो कि संगीत से प्रेम था? इसका विवरण हमको किस में देखने को मिलता है? तो ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं? सी, क्योंकि हम पहली बात तो सिंपल सा ही है, कौन से इशू के बारे में, वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गुप्ता वंश के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका सबूत कैसे देखने को मिलता है? जो समुद्रगुप्त है ना, वो समुद्रगुप्त ने कुछ सिक्के को इशू करवाया था, कुछ कॉइन इशू करवाए थे, और उनमें उन्होंने किसको छपवाया था? अपने आप की मूर्ति एक वीणा के साथ में छपवाई थी, कि जब वो वीणा बजा रहे हैं ऐसा चित्र हमको कॉइन में देखने को मिलता है। ठीक है। तो उससे हमको पता चलता है कि समुद्रगुप्त या गुप्ता एम्पायर के जो लोग थे उनको किस में रुचि थी? संगीत में रुचि थी। ठीक है। तो समुद्रगुप्त की एक बोल सकते कॉइन में ऐसी पिक्चर है, चित्रित किया गया है कि वो साथ में वीणा बजा रहे हैं। ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कि गुप्ता एम्पायर के जो लोग हैं उनका बोल सकते हो संगीत के प्रति प्रेम था, या उनकी उसमें रुचि थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन वॉज इशूड इन सिल्वर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? उस टाइम पे चांदी के सिक्कों को क्या बोला जाता था?
ठीक है, तो सब लोग क्या बता रहे हैं? सी आंसर बता रहे, तो हमारा सही आंसर क्या है? रुपयक। सही आंसर क्या है? रुपयक। अब रुपयक की बात करूं तो रुपयक कैसा शब्द है? एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द से लिया गया है। कौन से संस्कृत शब्द से लिया गया है? रूपक से लिया गया है। ठीक है, रुपयक जो बोल सकते हैं, जिसको चांदी का सिक्का बोला जाता है, वो किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। और संस्कृत भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो रूपक शब्द से लिया गया है। संस्कृत में रूपक का मतलब क्या होता है? चांदी। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं दिनार की, तो दिनार जो थे उस टाइम पे क्या बोले जाते थे? किस तरीके के सिक्के थे वो? सोने के सिक्के थे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन अभी मैं बता नहीं रहा। अब इसके आगे हमारा एक और क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो दिनार शब्द है वो कौन सी भाषा से रिलेटेड है? अभी आएगा क्वेश्चन आगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जो रुपयक की बात कर रहे हैं, जो कि चांदी के सिक्के को गुप्ता पीरियड में क्या बोला जाता था? रुपयक बोला जाता था। और जो रुपयक वर्ड है वो कहां से डिराइव हुआ है? संस्कृत शब्द से, रूपक से, जिसका शब्द रूपक का मतलब क्या होता है? चांदी। नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग हैज अनदर नेम देवगुप्त? निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से, गुप्ता राजाओं में से किसका दूसरा नाम देवगुप्त था? अब इसमें मिक्स्ड आंसर मिल रहा है बी और डी में। जो हमारे चंद्रगुप्त डू थे ना, उन्हीं को देवगुप्त बोला जाता था। ठीक है, और देवगुप्त के साथ में दो और नाम थे, एक था देववार्षी और एक था हमारा देवराजा। ठीक है, दो और नाम कौन से थे? देववार्षी और दूसरा देवराजा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, गुप्त काल में किस देवता को लोककर्क कहा गया है? निम्नलिखित ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर विच डीटी या किस देवता को लोककर्क के नाम से जाना गया है? सब लोग अलग अलग मतलब आंसर ही डी 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 बता रहे हो। भैया शिव भगवान को नहीं बोला गया था, सूर्य देवता को बोला जाता था लोकर्क। ठीक है, किसको बोला जाता था? सूर्य देव को बोला जाता था, सूर्य भगवान को बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, in the court of Chandragupta II was adored by 9 famous scholar known as Navratna or 9 gems, who among the following was not present in his court? चंद्रगुप्त टू के दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे, जिनको क्या बोलता था, क्या बोला जाता था? नवरत्न के नाम से जाना जाता था। तो उनमें से निम्नलिखित में से इसके दरबार में कौन उपस्थित नहीं था? कौन कौन लोग नहीं होते थे वहां पे? तो सब लोग सही आंसर बता रहे हैं हमारा हरिसेन। ठीक है, क्योंकि हरिसेन किसके समकालीन थे, किसकी दरबार में बैठते थे? समुद्रगुप्त की। और बाकी की अगर हम बात करें तो अमर सिन्हा, वराहमिहिर, धनवंतरी, शाकू, आर्यभट्ट, जो वो सारे के सारे जो लोग थे वो किसके उसमें बैठते थे? गुप्त। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, द वर्ड दिनार यूज फॉर द गोल्ड कॉइन इन द गुप्ता इंस्क्रिप्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम? गुप्त शिलालेख में सोने के सिक्के में उपयुक्त दिनार शब्द
की उपयुक्ति कहाँ से हुई है, किस शब्द से लिया गया है? जैसे मैंने बताया था अभी, रुपयक जो था वो संस्कृत शब्द से लिया गया था, तो दिनार शब्द कहाँ से लिया गया है, कौन सी भाषा से लिया गया है? तो मिक्स्ड आंसर मिल रहा है हमको यहाँ पे, कोई बी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, डी अभी तक एक ही ने बताया है, अंजी सेन ने। तो देखो, अगर दिनार की बात करें तो दिनार जो शब्द है जिसको सोने के सिक्के बोला जाता है, वो किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, लैटिन अमेरिका आप लोग जानते होगे, तो उस टाइम का, अभी का जो साउथ अमेरिका हम लोग जो बोलते हैं, उस टाइम पे उसको लैटिन अमेरिका बोला जाता था। ठीक है, तो जो दिनार शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो और बेसिकली बोला गया है कि जो गुप्ता एम्पायर में जितने भी कॉइन इशू किए जाते थे, उनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा जरूर रहता था, कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता था उन गुप्ता एम्पायर लोगों का। ठीक है, तो लैटिन शब्द से उन्होंने कुछ ना कुछ लिया है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ उसका रीजन होगा उसके पीछे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द गुप्ता पीरियड गिव्स डिटेल रिगार्डिंग द सेल ऑफ द लैंड? गुप्त काल के किस अभिलेख में भूमि की बिक्री का वितरण मिलता है? ठीक है, तो हमारे को आंसर क्या मिल रहा है? दामोदर कॉपर प्लेट। तो सही आंसर क्या है? दामोदर कॉपर प्लेट। और ये किसके किसके द्वारा बनाई गई थी? कुमार गुप्त के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी? कुमार गुप्त के द्वारा। क्लियर है यहां तक? हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, परम भागवत की उत्पत्ति उत्पत्ति धारक करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल परम भागवत कौन थे? सबसे पहले किसने टाइटल लिया था परम भागवत का? ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता करना है कि परम भागवत जो टाइटल है वो किसने सबसे पहले लिया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत से लोगों ने लिया है, पर सबसे पहले किसने लिया है इसके बारे में देखना है। ठीक है, ये सेशन क्लियर हुआ हमारे लिए? तो कल हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, उसमें गुप्ता एम्पायर ही पढ़ेंगे, फिर इसके बाद पोस्ट गुप्ता पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।